सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें मेल लीड ह्योनवू और फीमेल लीड हेइन की शादी दिखाई जाती है, जहाँ दोनों की काफी ज्यादा हैप्पीली एंड धूमधाम से शादी होती है। ह्योनवू अपने वॉइस ओवर से बताता है कि तब सबका कहना था कि हमारी शादी वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है, कोरिया की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली की। बारिश ने एक नए एम्प्लॉय से शादी की। हम दोनों हमारी शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बाद ही हमें इन दोनों के बहुत सारे स्वीट सीन्स दिखाए जाते हैं, इससे हमें भी लगता है कि दोनों अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। देन हम देखते हैं कि ह्योनवू ये सब एक इंटरव्यू के दौरान बता रहा था। वो आगे बताता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए, पर अभी लगता है कि जैसे कल ही तो हमारी शादी हुई। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि देश की मोस्ट पावरफुल फैमिली का हिस्सा बनकर और एक क्वीन का हस्बैंड बनकर मैं कैसा फील करता हूँ। तो इसका जवाब है कि मैं बस एक लकी इंसान जिससे मैंने प्यार किया, उससे मेरी शादी हो गई। इसके साथ ही हेइन का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिसमें वो बताती है कि मुझे पता है कि लोग आज भी गॉसिप करते हैं कि ह्योनवू ने सिर्फ मेरी फैमिली और पैसों के लिए मुझसे शादी की, पर ये सारे रूमर सिर्फ इसीलिए फैलने शुरू किए कि मैंने दुनिया के सामने अपना फेस रिवील नहीं किया था। पर अब से ये सारे रूमर्स एंड गॉसिप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ। जिससे इंटरव्यूअर्स भी चुप हो जाते हैं। इधर ह्योनवू से उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा जाता है, जहाँ वो बताता है कि हमारी लाइफ भी नॉर्मल कपल्स की तरह ही है। सुबह साथ में उठते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में काम करने भी जाते हैं। इसी तरह दिन रात हम साथ में ही रहते हैं। पर असल में हम देखते हैं कि ह्योनवू और हेइन अलग अलग कमरे में रहते हैं। घर पे तो उनकी नाक के बराबर बात होती है, खाना साथ में खाते तो हैं, पर डाइनिंग टेबल के दोनों एंड में बैठकर दोनों साथ में ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हेइन इस क्वींस ग्रुप की सीईओ थी और ह्योनवू था क्वींस ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का हेड, यानी वो एक लॉयर है। पर ये सब बताते हुए ह्योनवू का भी चेहरा एक पल के लिए उतर जाता है, पर फिर अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए कहता है कि हम दोनों दिन रात एक साथ ही रहते हैं, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इधर हेइन से उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है, तो हेइन बताती है कि 5 साल पहले मैं अब्रॉड से वापस आई थी। तब मैंने क्वींस ग्रुप ज्वाइन किया, एक इंटर्न बनकर, बिल्कुल किसी अंडरकवर एजेंट की तरह, क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। पर हेइन को तब कोई काम नहीं आता था, उसे तो फोटोकॉपियर भी चलाना नहीं आता था। अब मशीन ऑन नहीं हो रही थी, इसलिए हेइन तो उसे लात मारने लग जाती है। इसे तब ह्योनवू ने देखा था, तो वो आकर मशीन ऑन कर देता है। इसी तरह ह्योनवू ने बहुत बार हेइन की मदद की थी। हेइन कहती कि मुझे समझने में देर नहीं हुई कि ह्योनवू मुझे लाइक करता है, इसलिए मेरी मदद करने के बहाने मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। और जब उनकी पहली मुलाकात के बारे में ह्योनवू से पूछा जाता है, तो वो भी इसी इंसिडेंट से शुरू करता है और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था। हेइन फोटोकॉपियर को बहुत लात मार रही थी, तो मुझे चिंता थी उस फोटोकॉपियर की। पर इतनी बार हेइन की मदद करने के बाद मुझे हेइन के लिए भी फिक्र होने लगी, क्योंकि तब वो बस एक न्यू इंटर्न थी और उसे कुछ नहीं आता था। वो हर काम में गलती करती थी, इसीलिए सब लोग उसके बारे में गॉसिप करते थे। पर तब तक हेइन भी ह्योनवू को लाइक करने लगी थी। ह्योनवू को हेइन के बारे में गॉसिप सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए एक दिन वो हेइन से कहता है, अब ये गलती करना बंद करो वरना तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हेइन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पे ह्योनवू कहता है कि अगर तुम किसी दूसरे कंपनी में भी गई तो वहाँ से भी तुम्हें निकाल देंगे अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो। हेइन कुछ कहने जाती है उससे पहले ह्योनवू कहता है, जब भी कोई सुपीरियर तुम्हें डांटता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। उस दिन हेइन उससे कहती है कि पर तुम्हें मेरे लिए दिल से बुरा क्यों लगता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। इस पे ह्योनवू से कुछ कह नहीं पा रहा था। हेइन कहती कि जब मुझे डांट पड़ती है तो भला तुम्हें क्यों मेरी फिक्र होती है। ह्योनवू तो नर्वस होने लगता है। जो हेइन उससे कहती है कि अच्छे से इस बारे में सोचना और फिर मुझे बताना ऐसा क्यों होता है। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर रात को ऑफिस बंद होने के बाद हेइन बाहर अपने ड्राइवर को कॉल करके आने के लिए कहती है। बहुत बारिश हो रही थी, तभी ह्योनवू यहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। हेइन कहती नहीं, तो ह्योनवू से अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत पड़ती है और तुम्हें परेशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन हेइन उससे पूछती है कि पहले तो तुम्हें मेरी फिक्र होती थी और अब तुम मुझे परेशानी में देख नहीं सकते, ऐसा क्यों। ह्योनवू से हिम्मत करके बताने लगता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इससे अनकंफर्टेबल फील करोगी, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। मेरा घर है योंगदुरी टाउन में, जहाँ मेरी फैमिली रहती है। मेरे पेरेंट्स पूरे टाउन में बहुत रिस्पेक्टेड हैं। हमारे पास 35 से भी ज्यादा गाय है और मैंने यहाँ शहर में 2 साल के लिए एक अपार्टमेंट लीज पे भी लिया है, यानी मुझे हर महीने रेंट पे करने की भी चिंता नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मेरा मतलब बस यही था कि मेरे पास अच्छे खासे कुछ सेविंग्स हैं। हेइन पूछती फिर तुम कहना क्या चाहते हो। ह्योनवू कहते कि अगर तुम्हें इस जॉब से निकाल भी दिया गया और अगर आगे तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली तब भी मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। जिससे हेइन थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। ह्योनवू कहता है कि ऑनेस्टली कहूँ तो मैं हमेशा से ही यही चाहता था कि मेरी फ्यूचर वाइफ भी जॉब करे, पर अगर वो तुम होगी तो मैं अकेले भी जॉब करके हमारा घर चला लूंगा। हेइन तो उसका कन्फ्यूजन सुनकर शॉक्ड रह जाती है। उसे कुछ कहने जाती है पर उससे पहले ही ह्योनवू से कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब हेइन भी उसे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, जिससे ह्योनवू कहता है कि तुम्हें आज जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ज्यादा प्रेशर मत लेना। ये बोलकर उसे अपना अम्ब्रेला देता है और कहता है कि भीगना मत। हेइन उसे अम्ब्रेला नहीं ले रही थी, उसे कुछ कहने जाती है, उससे पहले ह्योनवू कहता है कि अपना ख्याल रखना और ये बोलकर वो बारिश में ही निकल जाता है। उसे जाते हुए देखकर हेइन कहती कि मैं तो कह रही थी कि मेरा ड्राइवर मुझे पिक करने के लिए आने वाला है। पर इसके बाद तो हेइन और ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और ह्योनवू को लाइक करने लगी थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेइन बताती है कि ऐसे हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। हमने काफी टाइम तक डेट किया, पर जैसे उसे मेरी फैमिली के बारे में पता चला वो रिजाइन देकर अपने होम टाउन चला गया। मेरे कॉल्स इग्नोर करने लगे, उससे बात करना बंद कर दिया।
फ्लैशबैक में हम देखते हैं योनवू अपने रूम में था और हेइन को ही याद कर रहा था। तभी उसके फोन पर हेइन का मैसेज आता है जिसमें वो योनवू को बाहर आने के लिए कहती है। तभी योनवू को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर देखता है तो उनके खेत में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें से हेइन निकलती है, जिसे देख टाउन के सब लोग तो हैरान रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हेइन चिल्लाकर कहती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। अब योनवू भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो भागकर जाता उसे गले लगा लेता है। इससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, योनवू बताता है कि उस दिन हेइन को देखकर ऐसा लगा था कि वो हेवन से उतरी कोई एंजल है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इंटरव्यूअर पूछते कि पहले ब्यूटीफुल लगती थी यानी कि अब नहीं लगती। उसने योनवू थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो अभी एक एंजल ही है। मैंने आपको इतनी बार बताया ना कि मैं अपनी शादी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं और हेइन एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। अब भी हम दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 3 साल पहले करते थे। पर योनवू को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। अब आखिर इनके बीच क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि योनवू के कुछ कलीग्स जो कि उसके लॉ स्कूल के फ्रेंड्स भी थे और ये सब भी योनवू के साथ क्वींस ग्रुप की लीगल टीम में ही थे। तो एक फ्रेंड बाकियों को बताता है कि योनवू हेइन को डिवोर्स देने वाला है और वो चाहता है कि हम में से कोई एक उसका अटॉर्नी बने और उसके डिवोर्स सेटलमेंट को पूरा करे। लेकिन ये सभी बहाना मारने लग जाते हैं। पर असल में ये सब क्वींस ग्रुप से डरते थे क्योंकि अगर इन्होंने कोर्ट में योनवू की साइड ली मतलब होगा क्वींस ग्रुप को अपोज करना। और आज तक जिसने भी क्वींस ग्रुप से पंगा लिया है वो बर्बाद हो चुका है। इसीलिए ये सभी कहते हैं कि आखिर योनवू भी तो एक लॉयर है तो क्यों ना वो खुद ही ये केस लड़े। और ये सभी एक बात से हैरान होते हैं कि आखिर योनवू को डिवोर्स क्यों चाहिए। वो तो एक ड्रीम लाइफ जी रहा है, कोरिया की सबसे अमीर फैमिली का दामाद बनकर। कोई पागल ही होगा जो ऐसी जिंदगी छोड़ना चाहेगा और क्वींस ग्रुप के खिलाफ जाएगा। इसके बाद हम हेइन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है क्या मुझे 1 ट्रिलियन क्लब की ओर से ग्रुप चैट का इनवाइट आया। असिस्टेंट बताती कि नहीं क्योंकि हमारी मंथली सेल 900 बिलियन का है। हेइन कहती इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1 ट्रिलियन होने में बस 100 बिलियन का फर्क था। और एक इंटरनेशनल ब्रांड है हर्षाइना करके जो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता है, इस 1 ट्रिलियन क्लब में होता है। इसीलिए हेइन डिसाइड करती है कि जिन ब्रांड्स का अच्छा सेल नहीं होता वो उन सारे ब्रांड्स को अपनी कंपनी से कट ऑफ कर देगी। तो हेइन तुरंत एक मीटिंग बुलाती है जहाँ से उनके कंपनी के उन सारे ब्रांड्स का नाम मिल जाता है जिनकी सेल कम है। वो इन सारे ब्रांड्स को बंद करने का ऑर्डर देती है। पर एक डायरेक्टर बताते हैं कि हमने लीगल टीम से बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम इन ब्रांड्स को ऐसे अचानक बंद नहीं कर सकते। हेइन गुस्से में पूछते कि किसने कहा। तो डायरेक्टर बताते हैं कि मिस्टर योनवू ने। जिसके अगले ही सीन में हेइन की असिस्टेंट योनवू के डिपार्टमेंट में जाती है और उसे बताते हैं कि सीईओ आपसे मिलना चाहती है। योनवू कहता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। और तभी एक दूसरा डायरेक्टर आकर बताता है सीईओ काफी अपसेट है इसीलिए आपको जल्दी से आने के लिए कहा है। योनवू का वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। योनवू काफी चिढ़ा हुआ भी था और फिर भी वो चला जाता है। जहाँ हेइन उससे पूछते कि आखिर हम उन ब्रांड्स को क्यों नहीं बंद कर सकते जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। योनवू उससे बताता है कि उन सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम उन ब्रांड्स को ऐसे ही बंद करके नहीं निकाल सकते। हेइन कहती कि उन सारे ब्रांड्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल करो। योनवू कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम उनसे जीत नहीं सकते। अभी लॉज बहुत बदल चुके हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। सुन हेइन पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पावर्स का मिसयूज कर रही हूँ। योनवू कहने जाता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। पर उसे रोकते हुए हेइन कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड से हमें कोई प्रॉफिट ना हो उन्हें हम फिर भी अपने साथ रखें और अपना खुद का नुकसान करे। योनवू बताता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है, वो लोग उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, इसलिए लोगों को उन ब्रांड्स के बारे में पता ही नहीं चलता, जिस वजह से उनकी सेल्स कम होती है। इसके लिए भी वो ब्रांड्स हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। वो लोग मीडिया में भी जा सकते हैं, इवन हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि हम उन ब्रांड्स को हेल्प करें, उन ब्रांड्स को अच्छे से प्रमोट करने में, जिससे हमारी सेल्स बढ़ सके। उसने हेइन से कहती कि मिस्टर योनवू क्या मैंने आपसे कोई एडवाइस मांगी, मैं आपको बता रही हूँ उन ब्रांड्स को बंद करने के लिए। अगर वो लोग नहीं मानते तो उन पे केस करो और उनके खिलाफ केस जीतो, जो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। योनवू को काफी गुस्सा तो आता है पर फिर भी वो यस मैम कहता है। उसके बाद हेइन चली जाती है तो योनवू भी उसके बाद चला जाता है। वो लिफ्ट में जाता है तभी उसके पास हेइन आती है जो लिफ्ट बंद कर देती है। उसे कहती है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है दूसरों के सामने ये दिखाने की कि हम दोनों में बनती नहीं है। योनवू कहता है कि हमारे रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पे हेइन कहती है कि तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैं जिस स्टोर मैनेजर को निकालने वाली थी तुमने पहले उसे मेरे बारे में वार्निंग दे दिया। योनवू कहता है कि वो मैनेजर हमारे साथ बहुत पहले से काम करते हैं, वो अब भी बहुत हार्ड वर्किंग है, छोटी सी गलती के लिए उन्हें निकालना सही नहीं है। जो सुन हेइन कहती कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो और तुम्हें दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र है, क्या तुम उनके लिए कोई हीरो बनना चाहते हो? दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो और अपने करीबियों के बारे में सोचो। योनवू कहता है क्या तुम अपनी बात कर रही हो? अगर हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कोई ऐसा करीबी रिश्ता है? हेइन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। योनवू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 घंटे में मुझे लॉन्च में आकर मिलो। हेइन ठीक है कहकर गुस्से में चली जाती है तो योनवू उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 1 घंटे से शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। इसीलिए योनवू अपने
केबिन में लौट आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपना डिवोर्स पेपर तैयार करता है। तभी उसे फोन पर हेइन का मैसेज आता है, जिसमें उसने ह्योनवू को फैमिली रूम में आने के लिए कहा था, जिससे देख ह्योनवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो हेइन के घर चला आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ह्योनवू तो घर जमाई बनकर ही होंग फैमिली में रहता है। उसके बाद हम मिलते हैं हेइन के फैमिली मेंबर से। इसमें है क्वीन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर होंग, चेयरमैन का बेटा बोमजुन जो कि हेइन के डैड हैं, हेइन की मॉम स्योनहा, हेइन का एक भाई है सुचियोल जिसकी वाइफ है दाहाई, ग्रैंडपा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है स्योली, हेइन की एक आंट है जिनका नाम है बोमजा जो फिलहाल तो जेल में है, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। ह्योनवू के लेट आने की वजह से हेइन की मॉम उसे कुछ बातें सुनाती है, तो ह्योनवू ने सॉरी कहता है। सुचियोल था क्वीन मार्ट का सीईओ, जहाँ उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो वो ह्योनवू को मैटर क्लियर अप करने के लिए कहता है। ह्योनवू उसे कहता है कि क्वीन मार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, पर सुचियोल कहता है कि मेरे लॉयर से ये काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ह्योनवू इससे पहले कुछ कहने जाए, हेइन की मॉम उसे कह देती है कि हाँ कहने में कितनी दिक्कत होती है तुम्हें। अब ह्योनवू और क्या कहता वो हाँ कह देता है, जिससे हमें समझ जाता है कि हेइन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाती है, पर हेइन उसके लिए स्टैंड नहीं लेती। देन हेइन की मॉम उन दोनों से कहती है कि हम लोग चाहते हैं तुम दोनों बेबी प्लानिंग शुरू करो, जिससे पब्लिक तुम दोनों के बारे में गॉसिप करना बंद करे, और बच्चे के आने के बाद ह्योनवू तुम 2 साल के लिए बोस्टन जाओगे अपना एमबीए डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इस पे ह्योनवू कहता है कि मैंने कहा है ना मुझे एमबीए करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हेइन की मॉम कहती है कि और मैंने भी कहा था कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं, ये डिसाइड तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बहस को देखते हुए इनके डैड कहते हैं कि मैं सुबिन से मई महीने में मिलना चाहूंगा। जो सुन सब लोग पूछते हैं कि ये सुबिन कौन है। इस पर हेइन के डैड बताते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर यानी हेइन और ह्योनवू की बेटी होंग सुबिन। जो सुन ह्योनवू पूछता है कि होंग सुबिन क्यों, बेक सुबिन क्यों नहीं। जो सुन हेइन के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी मॉम का सरनेम मिले, हमें ये पैट्रियर्चल सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पापा का सरनेम यूज करना काफी ओल्ड फैशन है। ये सब सुन ह्योनवू अब उन्हें क्या ही कहता, चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है। इस पर भी हेइन ह्योनवू के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहती, जिससे ह्योनवू उससे काफी डिसअपॉइंट होता है। इसीलिए अपने रूम में जाते हुए ह्योनवू हेइन को रोकते हुए कहता है कि हमें बात करनी होगी। हेइन कहती हाँ बोलो। ह्योनवू कहता है कि क्या हमें बेबी प्लानिंग करना चाहिए, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है इसके बावजूद भी, और मुझे अकेले अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। हेइन कहती हाँ इसमें क्या हुआ, अच्छी तो बात है, कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूं। ह्योनवू कहता है बिल्कुल नहीं। हेइन कहती हाँ तो बस अपने हिस्से का काम करो फिर अब्रॉड चले जाना, हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हम किसी और को हायर कर लेंगे, सिंपल और अच्छा आइडिया तो है। जिस दिन ह्योनवू कहता है कि क्या तुम थोड़ी सी भी सीरियस हो, तुम सच में बच्चा चाहती हो। हेइन कहती हाँ अगर जरूरत पड़ी तो। ये सब सुन ह्योनवू को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कुछ कहने चाहता है इससे पहले हेइन को एक कॉल आ जाता है, इसमें वो अपने और ह्योनवू के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करने को कहती है, स्पेशली ह्योनवू के बारे में अच्छे से लिखने के लिए कहती है कि वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जहाँ की लॉ स्कूल का वो बेस्ट लॉयर है। ये बात अगेन ह्योनवू को पसंद नहीं आती, तो वो उससे कहता है तुम ये इंटरव्यूज करना बंद करो, मैं इन इंटरव्यूज से थक चुका हूँ, अगर तुम्हें इतना ही इंटरव्यू देने का मन करता है तो अकेले करो। हेइन कहती है अकेले कैसे करूँ, हमारी शादी के बारे में ही सारे इंटरव्यूज होते हैं। तो ह्योनवू कहता है कि तुम खुद उन्हें मेरे बारे में सब बता देना, जो मन में आएगा बता देना, हम दोनों कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे से हैप्पीली मैरिड हैं, वैसे भी तो सब झूठ है, क्या फर्क पड़ता है। ये बोलकर वो गुस्से में घर से निकल जाता है और हेइन बस चुपचाप खड़ी रहती है। अभी उसे फिर से कॉल आता है, इसमें हेइन कहती है कि उनके कौन से फोटोज को पब्लिश करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। इधर ह्योनवू तो गुस्से में चलकर ही घर से बाहर निकल जाता है। इधर हेइन का भाई सुचियोल गार्डन में घूम रहा था, तभी हेइन आकर उसे खींचकर एक टपली मारती है। सुचियोल पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। हेइन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ऑर्डर करने की। ये बोलकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। वहीं सुचियोल तो डर के मारे पीछे भागने लगता है, तो हेइन उसकी थोड़ी पिटाई कर देती है, उससे वार्न करती है कि फ्यूचर में ह्योनवू को कभी ऑर्डर देने के बारे में मत सोचना, या अगर कभी तुमने उसे डिसरेस्पेक्ट किया तो याद रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुचियोल डर के मारे उसकी बात मान जाता है, तो हेइन यहाँ से जाने लगती है, जिसे देख सुचियोल कहता है कि तुम खुद तो उसे इतना बुली क्या करती हो और मुझ पे गुस्सा उतार रही हो, तुम एक नंबर की साइकोपैथ हो। जो सुन हेइन रुक जाती है और उसके पीछे मुड़ने से पहले ही सुचियोल उसे सॉरी कहकर भाग जाता है। तो इधर हम ह्योनवू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड यांग के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ गया था। यांग उसे समझाते हुए कहता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम हेइन को डिवोर्स देने से पहले एक और बार अच्छे से सोच लो। ह्योनवू अपना सर नीचे किया हुआ था, जिसे देख यांग पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो। ह्योनवू तो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं जब ड्रिंक करता हूँ तो और ज्यादा क्यूट लगता हूँ, और उसने कहा था कि मेरी क्यूटनेस मेरी सबसे पावरफुल वेपन है। यांग पूछता है किसने कहा था। ह्योनवू कहता है कि हेइन ने कहा था। हेइन का नाम लेते ही उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, और इन 3 सालों में उसने जो कुछ भी झेला है वो सब बताते हुए ह्योनवू तो एकदम रो ही पड़ता है। बताता है कि उसने कहा था कि मैं क्यूट हूँ। यांग कहता है कि बस कर जा, अब ज्यादा हो रहा है। ह्योनवू तो रोते हुए कहने लग जाता है कि मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, मेरी क्यूटनेस से वो इम्प्रेस क्यों हुई, मैंने उसका दिल क्यों धड़काया, और पता नहीं मुझे पे उससे प्यार क्यों हुआ, जिस वजह से मैंने अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर ली है। अगर मैं क्यूट नहीं होता तो वो मुझसे शादी नहीं करती, पता नहीं गॉड ने मुझे इतना क्यूट क्यों बनाया। यांग कहता है कि चल अब बहुत हो गया, घर चलते हैं, मेरी वाइफ भी घर पर वेट कर रही होगी। ह्योनवू तो और जोर से रोते हुए कहने लग जाता है कि मुझे घर नहीं जाना है, तू चला जा। यांग कहता है तुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं। ह्योनवू कहता है कि तू चला जा, मुझे कोई ना कोई आकर सही सलामत घर पहुंचा देंगे। यांग पूछता है कौन ले जाएगा। ह्योनवू कहता है कि वो लोग कहीं आसपास ही होंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है थोड़ी दूर बैठे 2 आदमियों पर, तो वो यांग को उन्हें दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों मुझे घर पहुंचा देंगे। यांग कहता है कि तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कोई अनजान लोग तुम्हें क्यों ले जाएंगे। ह्योनवू कहता है देखना चाहेगा। ये बोलकर वो उड़ जाता है, तो वो दोनों भी उड़ जाते हैं। ह्योनवू के बैठने पर वो दोनों भी बैठ जाते हैं। इस तरह 2-3 बार वो उठता बैठता है, तो ये 2 आदमी भी उसके साथ उठते बैठते हैं।
जिन्हें देखकर यांग हैरान रह जाता है। देन यनवो उसे बताता है कि मैंने जितनी बार भी इनसे डिवोर्स लूं या नहीं ये डिसाइड करने के लिए पत्तियां तोड़ी है, जवाब में हर बार नहीं ही आता है। यांग कहता है कि तो समझ लो किस्मत भी तुम दोनों को अलग नहीं होने देना चाहती। यनवो अपना रोना कंटिन्यू रखता है, कहता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साइड नहीं है, इवन एक पत्ती भी मेरी साइड नहीं है। अब उसका रोना धोना देखकर यांग भी अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी हमेशा उस पर काफी गुस्सा करती है। यनवो को अब उसके लिए बुरा लगता है तो उसे कहता है कि जा भाई तू घर चला जा, वरना बेकार में तुझे भी अपनी वाइफ से डांट पड़ेगी। ये बोलकर वो अकेले ही रोने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अकेले ही चलते हुए घर की ओर जाने लगता है, ये चिल्लाते हुए कि कौन कहता है कि प्यार खूबसूरत होती है, इस प्यार ने मेरी लाइफ का वाट लगा रखा है। तभी वो उन दोनों को अपने पीछे आते हुए देखता है तो वो उन दोनों से कहने लगता है कि अबे जाओ ना तुम दोनों, मैं क्या अब शांति से रोते हुए घर भी नहीं जा सकता। जिसमें वो दोनों दूसरी ओर जाने लगते हैं तो यनवो सैड सॉन्ग गाता हुआ घर की ओर जाने लगता है। तो घर पहुंचकर वो हेन के रूम की ओर आने लगता है। हेन भी जाग रही थी, जो यनवो के पैरों की आवाज सुनकर अपने रूम के दरवाजे के पास आती है, ताकि अगर यनवो दरवाजा नॉक करे तो वो खोल सके। इधर यनवो काफी देर तक हेन के रूम के बाहर ही खड़ा रहता है, पर वो उसके रूम में नहीं जाता। पीछे लौटकर वो अपने रूम चला आता है। उसके रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हेन भी अपने बेड पर वापस आ जाती है। इससे हमें ये बात तो समझ आती है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। तो हेन अपने लैपटॉप में यनवो के ही फोटोज देखने लगती है। यनवो का स्माइल करता हुआ फोटो देख वो रियलाइज तो करती है कि उसने कितने टाइम से यनवो को अपने सामने स्माइल करता हुआ नहीं देखा। वहीं अगले दिन यनवो जेल आता है हेन की आंट बोमजा से मिलने के लिए, जहाँ हमें पता चलता है कि बोमजा की 3 शादी हो चुकी है, पर सबको उसने कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स दे दिया था। इसने कंपनी के पैसों का घोटाला किया था। इसके बारे में चेयरमैन को पता चल गया था। इससे बोमजा को लगा था इस बारे में चेयरमैन की गर्लफ्रेंड यानी कि सियोली ने चेयरमैन को बताया होगा, इसीलिए बोमजा ने सोली पर अटैक कर दिया था। इससे गुस्सा होकर चेयरमैन ने बोमजा को जेल में डलवा दिया था, पर अब उन्हें बोमजा की तबीयत की फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने यनवो को यहाँ उनकी बेल कराने के लिए भेजा था। तो आज ही हेन की ग्रैंडमा यानी चेयरमैन की वाइफ का डेथ एनिवर्सरी था, तो उनकी मेमोरियल सर्विस पे सभी लोग आए थे। यहाँ हमें चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे बोमसियो के बारे में पता चलता है। इसका अपने डैड यानी चेयरमैन के साथ झगड़ा होने की वजह से अब्रॉड चला गया था और आज वो भी मेमोरियल सर्विस में आने वाला था। इसी के साथ होंग फैमिली के सारे सन इन लॉज आए होते हैं, क्योंकि होंग फैमिली का ये ट्रेडिशन था कि मेमोरियल सर्विस में होंग फैमिली में जितने भी सन इन लॉज हैं वो सभी मेमोरियल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्पेशली सारा खाना बनाते हैं। तो हेन और सुजोल के जितने भी सारे कजिन्स थे उन सबके हस्बैंड्स एनीवन यनवो भी उनके साथ मिलकर सारी तैयारी कर रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि होंग फैमिली के सारे सन इन लॉज का सेम हाल था। सभी लोग इस होंग फैमिली से बहुत परेशान थे, लेकिन इन सभी को यनवो के लिए ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि ये सभी तो हेन के दूर के कजन सिस्टर्स के हस्बैंड्स थे, पर यनवो तो इस पूरे क्वीन ग्रुप के सीईओ का हस्बैंड था, इसीलिए उसे कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। तो यनवो उन सबको गॉसिप छोड़कर काम में ध्यान देने के लिए कहता है। इधर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सियोली भी पहुंच जाती है, जिन्हें यहाँ कोई ज्यादा पसंद तो नहीं करता था, और चेयरमैन की वजह से कोई ने कुछ कह भी नहीं पाता था। तो कुछ ही देर में मेमोरियल सर्विस शुरू होती है, लेकिन उसी के दौरान बोमजा एंट्री मारती है, जो आते ही यहाँ पर हंगामा शुरू कर देती है। स्पेशली उसे अपने डैड यानी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। वो तो यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है इसी सियोली ने हमारी मॉम को मारा है और तुम लोग इसे मेरी मॉम की मेमोरियल सर्विस में कैसे एंट्री दे सकते हो। वो अपने डैड अपने भाई से यही सब कहने लग जाती है। इनके डैड उसे समझाते हैं कि हमारी मॉम की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, मिस सियोली की वजह से नहीं हुई, पर बोमजा अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि वो हार्ट अटैक भी इसी की वजह से आया था, हमारी मॉम को इसी ने मारा है। बोमजा अपने मॉम की भाई यानी कि अपने मामा से कहती है कि आपको मेरी बातों पर बिलीव करना ही होगा कि आपकी लाडली बहन को इसी सियोली ने मारा है। मामा जी भी उसे बताते हैं कि हमारी फैमिली में सभी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और एक नॉर्मल हार्ट अटैक से ही उनकी मौत हुई है। तो इनके डैड उसे शांत कराते हैं और इस मेमोरियल सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं। चेयरमैन का बड़ा बेटा गेट के बाहर ही था। इसे ऊपर से चेयरमैन देखकर कहते हैं कि ये बस यहाँ पे नाटक करने आया है, इसे बस यहाँ आकर अपनी फोटो खिंचानी थी, जिससे हमें समझ आता है कि इन दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। अब आज ही यनवो के डैड का बर्थडे था, लेकिन इस मेमोरियल सर्विस की वजह से होंग फैमिली के किसी भी दामाद को इस घर से बाहर जाने का अलाउड ही नहीं था, जिस वजह से यनवो को यहीं पे रहना पड़ता है। डायरेक्टर जो करके कोई पुराना एम्प्लॉय था, जिन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया था। इनके डैड को उन पर डाउट था कि ऐसे अचानक से उनका रिजाइन करना काफी सस्पिशियस है, इसलिए वो यनवो को उनके बारे में पता करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसने किसी भी तरह से हमारी फैमिली को धोखा दिया है तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि मुझे धोखा देने वाले को मैं सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता बल्कि उन्हें बर्बाद कर देता हूँ। यनवो कहता है कि उन्होंने इतने सालों से आपकी कंपनी में काम किया है, उन्हें इतना बुरा ट्रीट करना अच्छा नहीं होगा। जो सुन हेन के डैड जो गुस्से से उसे देखते हैं, यनवो तो डर ही जाता है। डैड उसे कहते हैं कि इसके जरिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ मेरी फैमिली के खिलाफ उसका हाल क्या होगा। जो सुन यनवो तो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो तो इनकी बेटी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था। तो अगर कहीं इन्हें इनको डिवोर्स देने के बारे में पता चला तो ये यनवो की क्या हालत करेंगे। यही सब सोचकर यनवो तो और ज्यादा डरने लग जाता है और इसी के साथ वो सीधे चला जाता है हॉस्पिटल, जहाँ वो डॉक्टर को बताता है कि मेरी भूख तो जैसे गायब ही हो गई है, अपने आसपास लोगों को देखकर मुझे सफोकेशन सा फील होता है। ये सब बोलते हुए भी ये काफी ज्यादा नर्वस सा लग रहा था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करके बताते हैं तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। तुमने सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट में अपने बारे में जो लिखा है तुम्हारी अभी सबसे बड़ी इच्छा है डिवोर्स लेना, बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो यनवो उसे सब कुछ बताने लगता है कि मैं अपने इन लॉज के घर पे ही रहता हूँ, जिस फैमिली में एक ग्रैंडपा है, उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, मेरे सास ससुर, एक साला और उसकी वाइफ, और अभी अभी जेल से रिहा हुई एक आंटी भी है। आज के जमाने में भी सब एक साथ रहते हैं, काफी ब्लेस्ड हो तुम। यनवो कहता है हाँ इतना ब्लेस्ड हूँ कि हम पूरी फैमिली रात को साथ में खाना खाते हैं। दिन रात को 9 बजे
पूरी फैमिली इकट्ठा होती है पूरे दिन के बारे में डिस्कस करने के लिए। इतना ही नहीं, हर हॉलीडेज, वीकेंड्स, बर्थडे, क्रिसमस, डेथ एनिवर्सरी पूरी फैमिली साथ ही मनाती है। साल में 15 मेमोरियल सर्विस अटेंड करने होते हैं, जहाँ मैं और इस फैमिली के सारे दामाद सुबह से रात तक लगातार काम करते हैं। पता नहीं इनके फैमिली में ये कैसा रिवाज है। कुल मिलाकर बात यह है कि मेरा कोई पर्सनल टाइम ही नहीं बचा है। डॉक्टर उसके जॉब के बारे में पूछते हैं। योनवू बताता है कि अच्छी जॉब तो है, जहाँ मेरी वाइफ मेरी बॉस है और मेरी वाइफ का बॉस है मेरे फादर इन लॉ और उनके बॉस है मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ। मेरे दिल से लेकर हाथ पैर सब कांपने लगते हैं जब भी उनमें से किसी का भी कॉल या बुलावा आता है। सोचते हुए परेशान हो जाता हूँ कि ये लोग अब मुझसे क्या करवाएंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम इस स्ट्रेसफुल माहौल से अपने आप को दूर क्यों नहीं कर लेते। योनवू कहता है कि उसके लिए एक ही ऑप्शन है, डिवोर्स का। डॉक्टर कहते हैं कि तुम ये भी तो कर सकते हो कि अपनी वाइफ को लेकर इन लॉज के घर से कहीं दूर रहने लगो। इस पर योनवू बताता है कि मैं जितना अपने इन लॉज को नापसंद करता हूँ, उससे ज्यादा मैं अपनी वाइफ से नफरत करता हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि ऐसा क्यों। इस पर योनवू बताता है कि उसे मेरी थोड़ी सी भी केयर नहीं है। उसकी फैमिली मुझे किस तरह से ट्रीट करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है और बस अपने बारे में ही सोचती है। मैं बस उसकी वजह से ही उसकी फैमिली में घर जमाए बनकर रहने के लिए माना और आज तक बस उसके लिए ही सब कुछ झेलता आया हूँ, पर उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। शादी से पहले उसने कहा था कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो एक छोटे से फ्लैशबैक में हम देखते हैं 3 साल पहले जब हेइन हेलीकॉप्टर से योनवू के होम टाउन आई थी, तब उसने योनवू से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट इसे याद करके योनवू कहता है मैं ही इडियट था जो उसकी बातों पर बिलीव कर लिया। डॉक्टर पूछते क्या तुम उससे हर्ट हो या इन सब की वजह से अपसेट हो। योनवू ने कहता है कि अभी तो मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, बस नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ क्योंकि अब बस यही एक तरीका है जिससे मैं शांति से अपना लाइफ जी सकता हूँ। इस पर डॉक्टर पूछते हैं कि तो अभी तक तुमने डिवोर्स क्यों नहीं दिया। योनवू बताता है कि क्योंकि मैं इससे मर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत खतरनाक आदमी है। जो भी उनके या उनकी फैमिली के खिलाफ जाता है वो उसका बहुत बुरा असर करते हैं। योनवू की कंडीशन जानकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें भी योनवू पर दया आता है। तो डॉक्टर उसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं और उसे गले लगाकर हौसला देते हैं। वैसे इन दोनों को फिर से एक साथ देखकर इट्स ओके टू नॉट बी ओके की याद आ गई। इसमें इन दोनों ने मून ब्रदर्स का रोल प्ले किया था और वैसे हेइन का भाई सुचोल भी उस ड्रामा में था। तो योनवू डॉक्टर को गुड बाय कहकर चला जाता है। इसके बाद हम मिलते हैं ग्रेस से, जो कि होंग फैमिली की बटलर थी, जो बड़े बड़े घरों के बच्चों का मैच मेकिंग और डेटिंग वगैरह फिक्स कराती थी। तो एक क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर में आई हुई थी, जहाँ हेइन को देखकर उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, पर हेइन उसे कोई भाव नहीं देती, उल्टा इसे वार्निंग दे देती है कि अगली बार से थोड़ा केयरफुल रहना, ये कहकर चली जाती है। इससे ग्रेस को तो काफी गुस्सा आता है क्योंकि सबके सामने उसका मजाक जो बन गया, इसीलिए वो गुस्से में सीधे चली आती है योनवू के केबिन में, जहाँ उसे बताती है कि आप तो जानते ही हो कि मेरे बहुत सारे बड़े बड़े फैमिलीज के साथ अच्छी पहचान है, उन्हीं में से एक दायोंग ग्रुप है। आपने मिस्टर दायोंग के बड़े बेटे के एक्सीडेंट के बारे में सुना ही होगा। योनवू हाँ कहता है। तो ये बताती है कि उस एक्सीडेंट में मिस्टर दायोंग के बड़े बेटे की मौत हो गई है, लेकिन उसकी वाइफ को उसके प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अपने विल में लिख रखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसके बच्चे और उसके नीस नेफ्यू को मिलेगी, जिस वजह से अब उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर योनवू उससे बताता है कि ऐसा नहीं होता, वाइफ लॉसूट फाइल कर सकती है क्योंकि वो लीगली उसकी प्रॉपर्टीज की आधी मालकिन है। आप चाहे तो मैं एक अच्छे लॉयर का पता दे सकता हूँ, आप उनको बता देना उस लॉयर से कांटेक्ट करने के लिए। इस पे ग्रेस कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, आपसे अच्छा लॉयर और कौन होगा, और वैसे भी तो आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही है। योनवू पूछता है कि क्या मतलब। तो ग्रेस उससे बताती कि क्या आपको नहीं पता कि हेइन ने आपसे शादी करने से पहले अपनी विल लिख रखी थी कि अगर फ्यूचर में उसे कुछ हो गया तो उसके नाम की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, स्टॉक्स सब उसके फैमिली को मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कितनी हार्टलेस है ना। कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया था कि आपकी शादी सच में मैरिज ऑफ द सेंचुरी है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो बस मीडिया के लिए दिखावा था। उसे कोई लविंग हस्बैंड नहीं चाहिए था, बल्कि उसके इशारों पे काम करने वाला एक नौकर चाहिए था जो सब सुन योनवू से चुप होने के लिए कहता है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अब ग्रेस की बातें सुनकर योनवू को तो काफी ज्यादा बुरा लगा था। इधर हेइन को एक डॉक्टर का कॉल आता है जो हेइन को अभी हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। हेइन बताते हैं कि जाने का टाइम नहीं है, जो भी बात हो आप मुझे मेल कर देना। पर डॉक्टर से फोन में कुछ बताते हैं जो सुन हेइन शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद ही हम योनवू को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके बाहर जा रहा था। तभी लिफ्ट के पास हेइन भी आ जाती है जो योनवू को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहती है, पर योनवू मना कर देता है। हेइन कहती कि मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेक किया, कोई भी काम बाकी नहीं है, इसीलिए मेरे साथ चलो, कहीं जाना है। इस पर योनवू तो उसे चिल्लाकर कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। ये बोलकर वो अपनी कार लेकर कहीं निकल जाता है। कार लेकर वो सीधे अपने होम टाउन पहुंच जाता है, जहाँ मिलते हैं योनवू के मॉम डैड से जो कि किसान थे। योनवू को इतने टाइम बाद देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वो लोग उसे हेइन के बारे में पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई। तो योनवू उसके लिए काम का बहाना दे देता है। फिर वो इनके साथ घर आता है, जहाँ मॉम उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है। इतने टाइम बाद मॉम के हाथ का खाना खाकर अपने घर लौटकर योनवू को काफी ज्यादा सुकून आता है। योनवू के आने के बारे में पता चलते ही उसके बड़े भाई और दीदी आ जाते हैं। दीदी तो उससे काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो उनके डैड की 60th बर्थडे के दिन नहीं आया था। तो यहाँ
वो उन सभी को बता देता है कि मैं हेइन को डिवोर्स देने वाला हूँ। जो सुन सब लोग तो पहले हैरान होते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि उसे ऐसे डिवोर्स नहीं देना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। वो बताता है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। इस पे डैड उसे कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में ऐसे ही एडजस्ट करके चलना पड़ता है, लड़ाई झगड़े बहसबाजी तो होती ही रहती है, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। सब लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर ह्योन वो कहता है कि मैंने बहुत सोच लिया है और अच्छे से सोच समझ कर ही फैसला किया है कि मुझे हेइन से डिवोर्स लेना है, इसीलिए आई एम सॉरी। ये कहकर वो अपनी कार लेकर वापस जाने लगता है पर उसकी दीदी भागकर उसे रोकने आती है और उसे बात करने के लिए बाहर बुलाती है, जहाँ से कहती है कि तू बहुत सेल्फिश है, तुझे पता भी कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी है। और वो पूछता है कि कौन सी कुर्बानी। दीदी बताती है कि क्या तुझे याद नहीं कि तुझे सियोल भेजने के लिए मॉम डैड ने हमारी सारी गाय बेच दी थी, इस वजह से मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। और वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, आप अपने अटेंडेंस इशू की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी थी। दीदी कहती कि तुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। भैया भी उसे अच्छे से समझाने लग जाते हैं कि मॉम डैड की कितनी इज्जत है हमारे टाउन में, सब लोग इतने ज्यादा खुश हुए थे कि तुम्हारी शादी क्वींस ग्रुप के वारिस से हुई है, पर अगर तुमने उससे डिवोर्स ले लिया तो सोचो तुम्हारे बारे में, मॉम डैड के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में कैसी कैसी गॉसिप होगी। 2 साल पहले मेरे एक दोस्त का डिवोर्स हुआ था लेकिन आज तक उनके बारे में गॉसिप्स होती रहती है, हर जगह उसकी और उसकी फैमिली की बदनामी तक होती है, तो एक बार इस बारे में सोचना। पर जॉन वो चला जाता है तो जॉन वो घर वापस लौट आता है, जहाँ वो घर के अंदर जाने से पहले अपने हाथ में उनके एंगेजमेंट रिंग को देखता है और फिर अपने रूम से डिवोर्स पेपर लेकर हेइन के रूम में आ जाता है, जहाँ उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेइन भी कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, इसीलिए मैं पहले बताती हूँ। वो कहता है ठीक है बताओ। तो हेइन बताती है कि मैं मरने वाली हूँ। जो सुन ह्योन वो शॉक्ड रह जाता है। हेइन आगे बताती है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। ह्योन वो शॉकिंगली पूछता है कि क्या मतलब। तो हेइन उसके पास आकर बताती है कि आज मैंने तुम्हें ऑफिस से निकलते टाइम कहा था ना मेरे साथ कहीं पर चलने के लिए, मुझे हॉस्पिटल जाना था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। ह्योन वो तो अब भी शॉकिंगली पूछता है कि क्या कह रही हो तुम। हेइन कहती सुनाई नहीं दिया क्या, 3 महीने बाद मैं मरने वाली हूँ, बस मुझे यही कहना था, अब तुम बताओ तुम्हें क्या बताना था। अब ह्योन वो ये सब सुन उसे कैसे डिवोर्स की बात कहता। ह्योन वो अपना हाथ पीछे कर लेता है, डिवोर्स पेपर्स को छुपा देता है, कहता है कि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। हेइन कहते कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ कहना था, तो बताओ क्या था। तो ह्योन वो नर्वसली कहने लग जाता है कि वो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था, आज के लिए और हर दिन के लिए। मैंने जैसा भी तुम्हारे साथ बिहेव किया है उसके लिए आई एम सॉरी, आगे से कभी तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करूंगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस यही कहना था। पर अचानक से उसका फेस रोने वाला हो जाता है और कहने लगता है कि पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, ये सब ऐसे अचानक से कैसे हो सकता है। अब उसकी ऐसी बातें सुन हेइन हैरान होती है। हेइन पूछते कि क्या तुम सीरियस हो। ह्योन वो से गले लगा लेता है और कहता है आई लव यू हेइन। यहीं पर हमें 3 साल पहले इनकी शादी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ धूमधाम से इनकी शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों को अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। ह्योन वो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कहता है कि आई होप तुम अच्छे ही होगे, ये मत कहना कि तुमने डिवोर्स ले लिया है, क्या तुम्हारे बच्चे हो गए, 1 या 2, वैसे ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि हेइन मेरे साथ रहे, इसीलिए बस ये बात याद रखना कि तुम हेइन से कितना ज्यादा प्यार करते हो। आई होप 10 साल बाद भी ऐसे ही रहोगे, हेइन को कभी रोने नहीं दोगे और हमेशा उसके साथ खुश रहोगे। इधर हेइन भी अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रिकॉर्ड करती है, कहती है कि तुम 10 साल बाद भी उतनी ज्यादा खूबसूरत, हेल्दी एंड मोस्ट सक्सेसफुल होगी, ऑफ कोर्स ह्योन वो के साथ मिलकर। इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। क्या हेइन सच में मरने वाली है? लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही एपिसोड हुआ है। जो भी होगा आगे कहानी कैसे बढ़ती है देखना इंटरेस्टिंग होगा।